हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे समाकलन के बारे में। समाकलन 12th क्लास एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है और इसकी चर्चा आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन का करेंगे। समाकलन इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि समाकलन है क्या। तो समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। मतलब समाकलन की परिभाषा आप क्या देंगे? समाकलन की परिभाषा ये होगी कि कोई भी अवकलज या जिसका आप फलन का अवकलन करते हैं तो जो मिलता है उसको अवकलज कहते हैं या अवकल गुणांक। कोई भी अवकलज जिस फलन का अवकलज है उसे प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम समाकलन कहते हैं। सीधे सीधे तौर पे अगर आप इसकी परिभाषा दें तो आप कह सकते हैं कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यदि एक फलन f(x) है तथा इस फलन f(x) का अवकल गुणांक कैपिटल F(x) आप बना लीजिए, कैपिटल F(x) है, तो इसे आप कैसे लिखते हो अवकलन के हिसाब से? तो लिखा जाता है ddx ऑफ f(x) बराबर में कैपिटल F(x). इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि f(x) एक फलन है जो x चर के रूप में है और इस फलन का x के सापेक्ष जो अवकलन किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप अवकल गुणांक हमको कैपिटल F(x) मिल रहा है। अब जो समाकलन की परिभाषा है, समाकलन की परिभाषा से आप कह सकते हैं कि समाकलन होने पर समाकलन के लिए आप अगर देखें तो ये जो आपके पास अवकल गुणांक है इसका आप इंटीग्रेशन अगर कर दें तो ये आपको मिल जाएगा f(x). मैंने जो पहली परिभाषा बोली थी वो लगभग इसी चीज का था। क्या? कोई भी फलन जिस फलन का अवकल गुणांक होता है, ठीक है, या जो भी अवकल गुणांक जिस फलन का अवकल गुणांक होता है उस फलन को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही समाकलन कहलाती है। तो देखिए यहां पे हम f(x) अवकल गुणांक था, इस अवकल गुणांक से जिस फलन का अवकल गुणांक था वो फलन यहां पे है, तो इस अवकल गुणांक से वो मूल फलन प्राप्त करना ही, ये प्रक्रिया जो टोटल आप देख रहे हो इसको समाकलन कहते हैं। समाकलन में ये जो आपके पास चिन्ह है इस चिन्ह को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन या समाकल चिन्ह। ये जो चिन्ह है ये क्या बताता है? ये चिन्ह आप समझें, ये यस है। समाकलन का मतलब एक तरह से समेशन होता है, योग करने की एक प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया है। तो ये समाकलन यस समेशन एस जो पहला आपके पास लेटर है उसी को थोड़ा सा आप इधर खींचिए, थोड़ा सा इधर खींचिए, तो ये कुछ अपभ्रंश स्वरूप इसका मिल गया, तो इसी को कह देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा है यहां पे जो f(x) दिया गया है, f(x) का अर्थ है चर x के रूप में फलन, और dx क्या दर्शाता है? dx दर्शाता है x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, और ये आपको f(x) मिला। अब समझिए ये जो आपके पास f(x) यहां पे आप लिखेंगे, ये कैपिटल F(x) से जरा ध्यान देंगे, ये जो आपको मिल रहा है कैपिटल F(x),
या x चर x के रूप में फलन है, और इस फलन को यहां पे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समाकल्य, समाकल्य इंटीग्रैंड। और dx तो आप जानते हैं x के सापेक्ष की बात ये दर्शा रहा है। ये जो fx है स्मॉल में fx जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसको कहते हैं समाकल, समाकल या इसी को इंटीग्रल कहते हैं। ये समाकल है, इंटीग्रल। और ध्यान देंगे समाकल्य से समाकल को प्राप्त करने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है समाकलन, इंटीग्रेशन। समझ में आया बच्चों? समाकलन क्या है? समाकल्य से समाकल प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं समाकलन। समाकलन के और भी नाम है। समाकलन का नाम इसी को कहते हैं प्रति अवकलज या प्रति अवकलन। ठीक है वो, मतलब अगर आप देखें तो समाकलन इंटीग्रेशन है, एंटी डेरिवेटिव या इसी में प्रिमिटिव एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रिमिटिव कहे, एंटी डेरिवेटिव कहे, इंटीग्रेशन कहे, इन तीनों का अर्थ होता है समाकलन करना। ठीक बच्चों, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, समाकलन की बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे fx यहाँ dy हो गया या fy या dx हो गया, तो वो चीज ध्यान देते रहेंगे कि यहाँ पे जो चर है उसी चर के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन होना चाहिए। इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने चर्चा किया समाकलन बेसिक चीजें क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीजों को क्या कहते हैं। अब थोड़ा सा एक एडवांस और इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। अब बात आती है कि समाकलन हम पढ़ते क्यों हैं, समाकलन का क्या काम है। तो समझें, समाकलन के दो काम है बाबू, दो काम। पहला काम समाकलन का क्या है? समाकलन का पहला काम होता है कि कोई भी अगर आपके पास अवकल गुणांक दिया गया है, तो उस अवकल गुणांक से अगर आपको उसका फलन पूछ ले, तो उसके लिए आपको समाकलन की सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपके पास कोई दे दे कि 2x अवकल गुणांक है और ये अवकल गुणांक किस फलन का है, तो वो फलन प्राप्त करने के लिए हमको इसका क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। तो समाकलन में पहला उपयोग ये आया कि अगर कहीं पे अवकल गुणांक दिया गया है, तो उस अवकल गुणांक से हमें अगर वो फलन मूल फलन प्राप्त करना हो, तो हम वहां पे समाकलन का ही सहारा लेते हैं। ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग क्या है बच्चों? दूसरा उपयोग ये है कि जैसे अगर आप देखें एक कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल में एक त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है इस तरह से, इसका आधार आपको दे दे, आधार दे दे, इसका लंबाई दे दे, ठीक है, इसका लंबाई दे दे, मान लीजिए आधार 4 है, लंबाई 3 कर दे, तो इसका क्षेत्रफल बताना। तो इसके लिए आपके पास सूत्र है, या आपको वृत्त दे दे, सूत्र है। लेकिन अगर इसी कार्तीय तल में आपसे कुछ इस तरह की आकृति दे दे और कह दे कि ये घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप बता दीजिए, बंद क्षेत्र का, तो बंद क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको अगर बताना है तो आप कैसे बताएंगे? या आप एक और चित्र देखें, छोटा सा ही चित्र बना दे रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से एक क्षेत्र बना दें और खाली कह दें कि ऐसा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों का क्षेत्रफल अगर आपको बताना है जिसके लिए सामान्य रूप से मेंसुरेशन में सूत्र नहीं है, ज्यामिति में सूत्र या जानकारी नहीं है, तो उनका क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तब भी आपको समाकलन का ही सहारा लेना होगा। समाकलन ही बताएगा कि बंद क्षेत्र के क्षेत्रफल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ये हुआ। फिर इसी पे मान लीजिए स्पर्शी रेखा खींच दें, इसकी ढाल पूछ ले, बहुत सारी चीजें हैं बाबू
तो ये अवकलन में चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जानकारी आपको इसमें लेनी है कि जो चीजें सामान्य रूप से मेंसुरेशन में, ज्यामिति में आप नहीं निकाल सकते, वो यहां समाकलन निकाल के देता है। आप बच्चों फिजिक्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस अगर आप देखें तो वहां पे इंटीग्रेशन का ही सहारा लिया जाता है। अब वहां आपने एक चित्र देखा होगा कुछ इस तरह से। ये चित्र क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन का होता है। ये किसी लूप का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लूप मतलब परिबद्ध क्षेत्र हो रहेगा, उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है या उससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो हम लूप का सहारा लेते हैं। तो वहां पे क्लोज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ समाकलन का उपयोग कहां पे है। तो समाकलन का उपयोग एक हो गया कि अवकल गुणांक से मूल फलन प्राप्त करने के लिए, और दूसरा उपयोग हो गया कि किसी भी अजीब से चित्र या ऐसे चित्र जिसका मेंसुरेशन ज्यामिति में कोई सामान्य सूत्र नहीं उपलब्ध है, उनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हमको बताना है तो उसके लिए भी हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो समाकलन का उपयोग हुआ। अब बात आती है कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाकलन की अगर आप बात करें तो प्रायः जो आपको अभी उपयोग बताया गया उसके आधार पर समाकलन केवल दो प्रकार का होगा। समाकलन दो प्रकार का होगा। पहला समाकलन क्या होगा? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। और एक दूसरा होता है बच्चों निश्चित समाकलन। एक है निश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक है निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको पहले पढ़ना है अनिश्चित समाकलन के बारे में। अनिश्चित समाकलन का उपयोग आप समझ सकते हैं कि अनिश्चित समाकलन का उपयोग मूल फलन को प्राप्त करने के लिए ही सामान्यता करेंगे। अब अनिश्चित समाकलन होता क्या है, उसे अनिश्चित समाकलन कहते किसको है, क्यों कहते हैं, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये दो प्रकार है, इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए अनिश्चित समाकलन क्या है उसको समझें। जरा बच्चों ध्यान देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक फलन है f(x) और इस f(x) का हमने अवकलन किया तो हमको मिला कैपिटल F(x). बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक फलन है f(x) और इस फलन स्मॉल f(x) है और इसका अवकलन करने पर हमको मिला कैपिटल F(x). अब यहां पे आपको एक चीज समझाया गया कि इंटीग्रेशन अगर आप f(x) का कर दें और dx तो आपको ये स्मॉल f(x) मिल जाएगा, ये आपको बताएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे एक दूसरी चीज भी सोचिए कि मान लीजिए कि ये ddx है और यहां पे हमने f(x) को लिया और f(x) के साथ हम एक स्वैच्छ अचर या एक कोई भी संख्या ले ले, मान लीजिए हमने 5 ले लिया। ध्यान से समझिएगा। अवकलन जब हम करेंगे तो f(x) का तो कैपिटल F(x) हो चुका है और 5 का अवकल गुणांक क्या होगा बच्चों? 0 होगा। या आप समझिए ddx हमने लिया, यहां मैंने f(x) लिया, यहां मैंने लिख लिया -1/2। इसका हम अवकल गुणांक अगर निकाले बच्चों तो f(x) का आप मान चुके हैं कैपिटल F(x) और 1/2 का फिर से क्या हो जाएगा? 0। -1 तो -0। समझ में आ रही है बात? अब एक और एग्जांपल देखिए। ddx ऑफ, यहां पे मैंने लिखा f(x) और यहां पे मैंने लिख दिया प्लस में √2। इसका भी आप अवकल गुणांक करेंगे तो f(x) का तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल F(x) और √2 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब ऐसी स्थिति में आप अगर देखें ये 5 है तब भी यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे -1/2 है तब भी 0 आ रहा है, यहाँ पे √2 है तब भी 0 आ रहा है। अब हम इसकी जगह पे एक स्वैच्छ अचर ले लेते हैं ddx ऑफ, यहां पे हमने लिखा f(x) और यहां पे लिखा एक स्वैच्छ अचर अपनी तरफ से ले लिया c। तो स्वैच्छ अचर लेने पर भी f(x) का अगर आप देखें, f(x) का अगर आप देखें अवकल गुणांक तो कैपिटल F(x) होगा और ये चूंकि कैपिटल C स्वैच्छ अचर है यही काफी है तो वो 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx अगर आप निकालिए तो ये आना चाहिए स्मॉल f(x) प्लस में बच्चों
प्लस में सी, और ये जो सी है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ चुके हैं कि ये सी -5 + 5 1/2 √2 या कोई भी इस तरह की संख्या अगर आप यहां पे रखें तो वो मान अपना बदलता रहेगा। इस c की वजह से, चूंकि इस c का मान निश्चित नहीं है, c का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान 5 -1/2 √2 और इसी तरह से आप कुछ भी रख के देखें, ये c का मान बदलता रहेगा। और ये c का मान बदलने की वजह से, चूंकि इसका मान निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित होने के नाते ये जो समाकलन की प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। बात आती है कि c अगर बदल रहा है तब तो ये चर राशि होना चाहिए, जिसका मान बदले उसी को तो हम चर राशि कहते हैं। लेकिन यहां पे ये जो c है ये पूरी तरह से चर नहीं है और पूरी तरह से अचर भी नहीं है, इसे कहते हैं स्वेच्छाचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि c का मान निश्चित तो नहीं है, लेकिन किसी एक प्रश्न में c का मान आप एक बार जो ले लेंगे पूरे प्रश्न में c का मान वही रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा तो अलजेब्रा में भी होता है, नहीं होता है। अगर आप कभी देखिए x - 2 x - 1 बराबर 0 अगर दिया गया हो बच्चों, तो यहाँ पे एक बार x का मान 2 हो जाता है और एक बार x का मान 1 हो जाता है, मतलब एक ही प्रश्न में x के 2 मान हो जाते हैं। जबकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के केस में c का मान कभी 2 नहीं होगा, 2 मान नहीं आएंगे इसके, कोई एक ही मान होगा और एक प्रश्न में एक बार जो मान इसका आप ले लेंगे वही इसका मान हमेशा उस प्रश्न में बना रहेगा। और इसी c की वजह से इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अनिश्चित समाकलन कहते हैं। यही सी कारण है अनिश्चित समाकलन के लिए। अब जब तक आप अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे तब तक समाकलन करने के बाद जो आपके पास समाकल प्राप्त होगा उसके साथ आपको सी अनिवार्य रूप से लिखना ही होगा। समझ गए बात? तो इसे कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन आपको पता चल गया तो किसी भी दिए गए फलन का अनिश्चित समाकलन हम ज्ञात कैसे करेंगे, ये मूल प्रश्न है और इसी पे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो अनिश्चित समाकलन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए कुछ विधियां हैं, उन विधियों की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित समाकलन हल करने की विधियां। अनिश्चित समाकलन की विधियां। तो अगर आप व्यवहारिक तौर पे देखें तो अनिश्चित समाकलन के लिए आप अगर देखें तो 2 ही विधियां बोल दी जाती हैं। एक विधि को अगर आप कहें तो अनिश्चित समाकलन के लिए एक विधि होती है प्रतिस्थापन द्वारा अनिश्चित समाकलन ज्ञात करना, और एक इसी में दूसरी विधि होती है बच्चों, और उस विधि को अनिश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए जो विधि आप प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है खंडशः विधि, खंडशः समाकलन द्वारा। लेकिन आप इसी में छोटे छोटे करके हम आपको कई विधियां लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रहे, जब आप प्रश्नावली लगाइए तो वहां पे आपको ज्यादा संशय ना हो। अगर आप अनिश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो आपको पहला जानना चाहिए मूल सूत्र पर आधारित विधि, मतलब जो समाकलन के सूत्र आपको दिए जाएंगे सीधे सीधे उन्हीं सूत्रों के प्रयोग के द्वारा आप समाकलन कर सकते हैं। वो मूल सूत्र पर या मौलिक सूत्रों पर आधारित आपका विधि होता है। दूसरी विधि इसमें होती है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना, है ना, प्रतिस्थापन द्वारा। तीसरी विधि की अगर आप बात करें तो कोई भी प्रश्न ऐसा आपको मिलेगा आगे जिसमें आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ करके, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके तो आप समाकलन करते हैं। आंशिक भिन्नों द्वारा आप समाकलन करते हैं। और एक आखिरी विधि है जिसे आप कहते हो
खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन के द्वारा अनिश्चित समाकलन ज्ञात करना। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे कि मूल सूत्र पर आधारित विधि जो है उसके द्वारा हम समाकलन जो करते हैं वो कैसे किया जाता है। तो बच्चों मैं कंपैरिजन करके आपको सूत्र लिखवा रहा हूं, सूत्र आप अच्छे से रट लेंगे तो आपके लिए सवाल लगाना बेहद ही आसान होगा। तो चलिए सूत्र की बात करते हैं। ये चारों विधियों पे हम लोग क्रम से बात करेंगे। समाकलन आपको इसी हिसाब से ही करना है। पहले मूल सूत्र पर आधारित है, उसके बाद में प्रतिस्थापन पर आधारित आपको प्रश्नावली मिलेगी, फिर आपको आंशिक भिन्नों पर आधारित प्रश्नावली मिलेगी, फिर आपको खंडशः पर आधारित प्रश्नावली मिलेगी। इस तरह से आप अनिश्चित समाकलन करते रहेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि समाकलन करने के कुछ सूत्र क्या है। देखो बच्चों, आप अवकलन पढ़ चुके हैं, अब समाकलन पढ़ रहे हैं। तो पहले अवकलन की बात अगर करें तो अवकलन के सूत्र क्या थे उनकी बात अगर आप करें तो अवकलन में आपको पहले एक सूत्र बताया गया कि डी डी एक्स कोई भी अचर हो उसका अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसके अलावा आपको सूत्र बताया गया था डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, तो इसका सूत्र अवकलन में n x n माइनस 1 हो जाता है बच्चों। इसके अलावा आप देखिए तो डी डी एक्स ऑफ यहां पे आपको सूत्र बताया जाए कि e पावर x क्या होता है, तो e पावर x होता है। अगर डी डी एक्स ऑफ a पावर x पूछ ले तो a पावर x log a बेस e हो जाता है बच्चों। या आपसे सूत्र बने डी डी एक्स ऑफ log x बेस e, तो ये हो जाता है 1/x बच्चों। इसी तरह से अगर आप देखिए तो डी डी एक्स ऑफ यहां पे sin x पूछे तो cos x होता है बच्चों। डी डी एक्स ऑफ cos x अगर पूछे तो माइनस sin x हो जाता है बच्चों। डी डी एक्स ऑफ अगर tan x आपसे पूछे तो आप tan x का क्या करते हैं, sec स्क्वायर x कर देते हैं। अगर डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे tan के बाद क्या आता है बच्चों, cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये अवकलन के सारे सूत्र हैं बच्चों। ये किसके सूत्र हैं, अवकलन के, ये अवकलन के सूत्र हैं। अब इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए डी डी एक्स ऑफ cot x हो गया, cot x के बाद बच्चों sec x, तो sec x इंटू tan x होता है बच्चों। फिर अगर आप देखिए डी डी एक्स ऑफ sec x के बाद cosec x होता है बच्चों। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये सूत्र आ जाते हैं त्रिकोणमिति के। इसके बाद अगर आप देखें तो सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों आगे डी डी एक्स ऑफ अगर cos इनवर्स x मिल जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 यहां माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है बच्चों। डी डी एक्स ऑफ अगर tan इनवर्स x की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों लिखते हैं। फिर अगर डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x की बात करें तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। अगर डी डी एक्स ऑफ आपसे sec इनवर्स x की बात करें तो 1/√x एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है बच्चों। और अगर डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पे ये बच्चों सूत्र हो जाता है -1x स्क्वायर -1। ये बच्चों जितने सूत्र आपको बताए गए ये सभी अवकलन के सूत्र हैं। अब इन्हीं अवकलन के सूत्रों पर आधार बेस बना करके आप समाकलन के भी सूत्र बनाते हो। अवकलन के सूत्रों में हम जब आपको पढ़ाते थे तो वहां पे आपको पढ़ाए थे तो वहां हमने कुछ सूत्र एक्स्ट्रा भी करवाए, जैसे 1/x का आपको सीधे सीधे अगर अवकलन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, √x का अवकलन अगर पूछे तो आप क्या लिखेंगे। ये सब ऐसे अवकलन के लिए सूत्र हैं जिनको आप हमेशा याद रखें, क्योंकि सीधे सीधे आप इसका प्रयोग करते हैं, बार बार सवालों में ये मिलता भी रहता है। तो हम आपको वहां सूत्र बताए थे। आज ये अवकलन के सूत्र हैं। अब इसी के आधार पर हम समाकलन के भी सूत्र निकालेंगे। जैसे बच्चों जरा ध्यान देना, इसकी बात अभी आप छोड़िए,
0 है तो इसको छोड़े, इधर आते हैं हम लोग। यहां पे अगर आपको समाकलन की बात की जाए तो यहां आप क्या करेंगे समझो, यहां हम इस dx को इधर ले जाए और इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन कर दें तो n(1) dx का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, x पावर n हो जाएगा। अगर हम इधर इंटीग्रेशन और ये dx हटा करके यहां कर दें और यहां ये लगा दें तो ये दोनों खत्म, e पावर x dx का e पावर x हो जाएगा बच्चों। यहां पे भी अगर आप dx हटा करके यहां कर दीजिए और ये लगा दीजिए तो d और ये आपस में खत्म, a पावर x log a बेस e, इसका समाकल कितना हो जाएगा बेटा, a पावर x। आप समझ रहे होंगे, हम इसको यहाँ पे dx लगा करके यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, log x मिल जाएगा। ये दोनों हट जाते हैं, समझ रहे हो बात। cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो उल्टा होता है, ये प्रक्रिया सीधे सीधे उल्टे तौर पे प्रयोग की जाती है। तो हम उसी सूत्र को लिखेंगे, समाकलन के बेसिक सूत्रों को, इसको मिटा देते हैं। हम आपको खाली समझाने के लिए कि मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx लगा दो तो 1/√1 - x² dx का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, sin इनवर्स x हो जाएगा। आप इस तरह से सूत्र को, अगर आपको अवकलन का सूत्र याद है तो आप समाकलन का सूत्र अपने आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समाकलन के सूत्रों को लिखते हैं। अब समाकलन के सूत्रों को लिखने से पहले समाकलन के कुछ नियम हैं, समाकलन का कुछ बीजगणित है, वो क्या है उसे भी हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। समाकलन में पहली चीज याद रखेंगे आप कि इंटीग्रेशन अगर आपको अंदर f1x प्लस माइनस f2x और यहां पे दे दे dx, इस तरह से आपको अगर समाकलन करना हो, मतलब दो फलनों का, अलग अलग फलनों का जोड़ या घटाना दे दे और उसका समाकल करना हो तो वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये f1x यहां आ जाएगा और बगल में आ जाएगा dx, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा f2x और यहाँ आ जाएगा बच्चों dx। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे सूत्र की बात करें, मान लीजिए इंटीग्रेशन है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और फलन दिया गया है और इसका समाकल करना है तो k अपने आप बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन आप किसका निकालोगे, fx dx का निकालोगे। ये जरूरी बातें हैं, ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग सूत्रों की बात करते हैं। सूत्रों को इसी के साथ ही मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए सूत्र में पहला सूत्र इंटीग्रेशन का आपको याद रखना है। वो क्या है बच्चों, वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन आपको मिल जाए x पावर n dx का तो हो जाएगा x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और प्लस में c। बच्चों c आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, c को आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरा अगर आप देखिए इंटीग्रेशन आपको मिल जाए यहाँ पे 1/x dx, तो 1/x dx का क्या हो जाएगा बच्चों, log x बेस e, ठीक है, और प्लस में बच्चों c। फिर अगर आप देखिए वहीं से आप सूत्र सोचते रहिए और सूत्र लिखते रहिए, इंटीग्रेशन e पावर x dx तो ये हो जाएगा e पावर x प्लस c। अगर आप देखिए अगला सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx बराबर, तो सूत्र आप याद करिए a पावर x का होता है a पावर x log a बेस e, तो a पावर x का जब आप करेंगे तो इधर आ जाएगा, log a बेस e नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a पावर x बटे में log a बेस e। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस में c है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, log a बेस e, यहाँ पे आप सूत्र याद रखना, अगर कहीं पे आपको मिल जाए log यहाँ पे b बेस a और हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/log a बेस b। बच्चों ये सूत्र आप याद रखेंगे, लघुगणक में ये सब चीजें बताई जाती थी। तो यहाँ पे आप अगर बटे में लाते हैं तो आधार ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ऊपर ले जाए तो बदल जाएगा।
तो ये हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हो जाएगा a पावर x, ऊपर गया तो हो जाएगा log e बेस a प्लस में c। बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, कभी ऐसा भी मिल सकता है, दोनों तरह के सूत्रों के लिए आप तैयार रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे एक चीज और ध्यान देंगे, पांचवा सूत्र है, मान लीजिए आपको मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर log x बेस e और यहां लगा दे dx। ठीक बच्चों, इंटीग्रेशन e log x बेस e ऐसा कुछ अगर दे दे तो बच्चों जरा ध्यान देंगे, यहां पे अगर ऐसा देता है तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि यहां है क्या, x है, तो x है तो यहां पे ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा x dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों c। मतलब आप याद रखिएगा ये a भी सूत्र है, e पावर log x बेस e अगर कहीं मिल जाए तो ये हो जाता है x के। ठीक है, आते हैं छठवें सूत्र पे, इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको मिल जाए sin x dx, तो sin x आप याद करिए cos x का अवकलन माइनस sin x, तो यहां पे आ जाएगा माइनस cos x प्लस c। सातवां इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का क्या हो जाएगा sin x प्लस c। आठवां सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए साइन हो गया कॉस हो गया, tan के लिए आप जाएंगे तो वहां पे प्रतिस्थापन लगता है, वहां पे आपको बताया जाएगा। कॉट के लिए अगर आप देखें तो वो भी छोड़ते हैं। उसके बाद में आते हैं sec, तो सूत्र आप याद रखेंगे कि tan x sec x। अब वहां से सूत्र अगर आप सोचो तो sec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा बच्चों tan x प्लस c हो जाएगा। नौवां देखिए इंटीग्रेशन, अगर आप देखिए कोसेक स्क्वायर x dx बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस में cot x प्लस में c। आपके दिमाग में अवकलन के सारे सूत्र चलने चाहिए इस समय। इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, उसके बाद में यहां आ जाएगा sec x इंटू में tan x और यहां आ जाए dx, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों sec x प्लस में c। 11वां सूत्र अगर आप देखिए यहां पे अगर आ जाए cosec x इंटू cot x और dx तो हो जाएगा माइनस में cosec x प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों c हो जाएगा। तो ये cosec x इंटू cot x का सूत्र हुआ। अब आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी आपको सूत्र देख लीजिए, जैसे बना हुआ सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक बच्चों, 13वां इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस जब ले लेंगे तो वहां पे चीजें बदल जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा समय बचा रहा हूं फिर भी लिख दे रहा हूं माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस c हो गया। 14 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ बच्चों dx आप लिखते रहेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों tan इनवर्स x प्लस c। इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जो अवकलन के सारे सूत्र थे उसी का ठीक उलट ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमें समाकलन के भी सूत्र मिल रहे हैं। 15 नंबर इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर आप लें तो हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस c। 16 नंबर सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अगर आप ले लीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगा sec इनवर्स x प्लस में c। उसके बाद 17 नंबर आ जाइए इंटीग्रेशन माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस में c। बच्चों तो ये आपके पास 17 सूत्र जो आपको दिए गए हैं ये आपके नॉर्मली सूत्र है। एक और सूत्र आप देख लीजिएगा 18 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx आपको याद हो तो ये log x बेस e प्लस c, ये आपके पास सूत्र हुआ। अच्छा यहाँ पे हमने इस सूत्र को लिखा है पहले से तो इसे हम हटा देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए।
बच्चों इसके अलावा आपके पास कुछ और भी सूत्र हो सकते हैं। छोटे बड़े किताबों में आप सवाल देखते हैं, सवाल से ही सूत्र बना सकते हैं आप। जैसे आपके लिए घर पे काम रहेगा कि आप घर पे 1/x² का समाकलन का सूत्र खुद निकाल लेंगे, √x का समाकलन का सूत्र आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। 2/3x⁻³ आप जब करेंगे तो आप सीखेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो ये आपका सूत्र है, बेसिकली आपका फार्मूला है, बेस फार्मूला यही है। इसी पर ही प्रतिस्थापन के भी सूत्र बन जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन के भी सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप देखें जहां जहां x है वहां अगर हम रैखिक बहुपदों का प्रयोग करके सूत्र बनाए तो कुछ अलग सूत्र मिलेगा। सवाल लगाने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं घर पे लगाने के लिए, उसे आप लगाएंगे। होमवर्क के लिए आप मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उसे आप पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर उसे आप लिख लीजिए। चलिए घर के लिए आप कुछ सवाल घर पे आप लगाएंगे और उसे लगा करके आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको चेक करूंगा। कोई समस्या अगर आपको समाकलन से संबंधित इंट्रोडक्शन में होगी, आप वहां से सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा दें, फिर आपको हम कुछ सवाल दे दें घर से लगाने के लिए। आप घर पे बैठ के लगाइए और लगाने के बाद उसका उत्तर हमको दीजिएगा। क्लास में आपको पहला सवाल दिया जा रहा है, आप सवाल लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 dx का मान क्या होगा। दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का मान आप निकालेंगे। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ √x dx का सूत्र आप निकाल के दिखाएंगे क्या होगा। नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ, आपको निकालना है 1/x प्लस 1/√1 - x² माइनस x² और dx। इसका आप जो है समाकल करेंगे। पहले ही आपको बताया गया जोड़ के या घटाने के रूप में है, तो सभी पदों का आप समाकल करते जाएंगे। पांचवा प्रश्न आप लगा लेंगे। प्रश्न आपके पास ये है कि a⁻x, मैं लिख दे रहा हूं a⁻x log a⁻e प्लस आप इसमें लगाएंगे sin x माइनस sec x इंटू में tan x और dx। इनका ये आपको हमने 5 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल आप लगाएंगे और लगाने के बाद आप इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में डालें। हम उसको चेक करते हैं आप सही लगाए हो या गलत लगाए हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसमें पहले कुछ छटे हुए अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो पहले आप सूत्र, पहला काम है सारे सूत्र आप रट लीजिए घर पे बैठ के और ये 5 सवाल केवल लगाइए। और आपके पास किताब जो भी है एनसीईआरटी की बुक हो या हरस्वरूप शर्मा की बुक हो, आप उसमें से सवाल लगाएं और जितना लगा सकते हैं लगाएं। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके आप हमको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।